नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 21 जुलाई 2025 को DT+B के पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टीजीटी के एग्ज़ाम में टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जबकि पीजीटी के एग्ज़ाम में टीचिंग मेथोडोलॉजी 20 मार्क्स का पूछा जाता है और पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पेपर 2 का है और इसमें 20 मार्क्स के पूछे गए हैं, पीजीटी का मैथ का है इसलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के संदर्भ में ज्ञान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ज्ञान को सर्वोत्तम रूप से कौन सा परिभाषित करता है? यहाँ पर देखो, पाठ्य पुस्तकों से कॉपी की गई सूचना, बात तो ये सही नहीं है हमारा। अनुभव आधारित संगठित ज्ञान है, तो संगठित तो है ना, तो बढ़िया है, ठीक है, वो भी अनुभव आधारित है, ठीक है। तथ्यों को याद करने की क्षमता, रूट मेमोराइजेशन पर तो बल देना नहीं है। केवल कक्षा में साझा की गई राय, केवल जब भी आ जाए तो आपका गलत ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन को बढ़ावा देता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात इसमें की गई है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानकीकृत निर्देश, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। CWSN के लिए अलग से क्लास, तो ऐसा तो है होगा नहीं, ठीक है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो सभी को साथ में शिक्षा देना है। सहयोगात्मक शिक्षण और सहपाठी सहायता, ये सही होगा, ठीक है। व्यक्तिक अधिगम अंतरों की उपेक्षा तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है यहाँ पर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मातृभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत पूछा गया आपसे, ठीक है, जो गलत होगा वही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, मातृभाषा संस्कृति के संचरण का सबसे अधिक प्रभावी साधन है, बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। धारणाएं, समझ और रचनात्मक अभिव्यक्ति मातृभाषा के माध्यम से न्यूनतम रूप से विकसित होती हैं। न्यूनतम रूप से विकसित मातृभाषा से होगी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यह पर्यावरण और अधिगम से प्राप्त होती हैं, किसी शारीरिक वंशगति से नहीं, तो ये भी तो सही है। यह हम जैसे पर्यावरण में हम रहते हैं तो वैसे ही हम सीखते हैं, तो वो मातृभाषा हमें वैसे जहाँ हम रहते हैं वहीं से हमें प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट है आपका अगल बगल का वैसा ही आप सीखेंगे। आगे देखो, अगला है 4, वह भाषा जिससे बच्चा बचपन से ही प्रभावी रूप से परिचित होता है और मातृभाषा कहलाती है। बचपन में प्रभावित होता है जिस भाषा से, वही मातृभाषा कहलाती है, बात तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा है? 2 गलत है, इसलिए 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, NCERT ड्राइंग, पेंटिंग और मूर्तिकला क्ले मॉडलिंग के लिए कितने साप्ताहिक पीरियड की अनुशंसा करता है? NCERT जो है ड्राइंग पेंटिंग के लिए 2 दिन करता है, सप्ताह में 2 दिन पीरियड लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश प्रवृत्ति दर्शाती है कि विकास अनुदैर्घ्य दिशा में होता है। अनुदैर्घ्य दिशा में अर्थात सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है, उसे हम सेफलोकैडल बोलते हैं, सेफलोकैडल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। वही अगर हम बोले सेंटर से बाहर की ओर अगर होता है तो उसे प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर, हालांकि ना इसमें सेंटर से बाहर तो पूछे नहीं गया, तो उसे प्रोक्सिमो डेवलपमेंट आपको याद रखना है, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा प्रबंधन के किस सिद्धांत का उपयोग एक शिक्षक शिक्षार्थियों को एक दूसरे के विचारों को समझने और कक्षा में समाधान खोजने में सहायता करने के लिए कर सकता है? कक्षा प्रबंधन के किस सिद्धांत का, ठीक है, तो विषय वस्तु पर प्रभुत्व का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत।
कक्षा प्रबंधन के किस सिद्धांत का? शिक्षक से छात्र समझने के लिए, कक्षा में समाधान खोजने के लिए, तो लोकतांत्रिक व्यवहार कर सकता है, ठीक है, सभी की राय ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्णनात्मक ज्ञान का अर्थ है। तो वर्णनात्मक ज्ञान का क्या अर्थ है? नोइंग डैट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, पंचपदी के किस चरण में बच्चे खेल, पूछताछ, प्रयोग आदि के माध्यम से मूल अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं? पंचपदी के किस चरण में? बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र डैश को प्राथमिकता नहीं देता। तो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है हमारा, बालकों को रटकर स्मरण करने, रूट मेमोराइजेशन पर बल नहीं देता है, तो यही हमारा क्या हुआ, सही होगा। और भी देख लो यहाँ पर, बालकों को की अभिव्यक्ति, बालकों की सक्रिय भागीदारी, बालकों के अनुभवों, सक्रिय भागीदारी को तो देता है, ठीक है, अनुभवों को भी बात करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समावेशी शिक्षा के लिए अधिकार आधिकारिक उपागम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो, निःशक्त अध्ययनकर्ताओं के बिना किसी अतिरिक्त सहायता के मुख्य कक्षाओं में स्थान देना, सभी अध्ययनकर्ताओं के लिए सहायता और सुविधा के साथ समावेशी शिक्षा, तो बात तो बिल्कुल सही है, यही है अपना राइट आंसर। इसको भी देख लो, केवल पृथक संस्थानों में विशेष शिक्षा प्रदान करना गलत है, ये भी। शैक्षणिक प्रदर्शन के आंकड़े बढ़ाने के लिए उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता देना, तो ऐसा तो है नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी की बात करता है कि सभी एक साथ बैठे और क्लास में स्टडी करें, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एंडरसन और क्रैथवोहल द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधिक ज्ञान के अंतर्गत आता है? प्रयोग है, एप्लीकेशन, कार्य विधिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण शैली में अधिगमकर्ताओं को उनके कार्य सौंपे जाते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से करते हैं? निर्देशन शैली, प्रदर्शन शैली, प्रत्यायोजन शैली, चर्चा शैली, तो प्रत्यायोजन शैली है, डेलीगेटिंग स्टाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, किसी विशेष बोली को मानक के रूप में लेबल करना एक भाषाई है, सामाजिक राजनीति है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, तो ज्ञान मीमांसीय है। भाषाई लेबल करते हैं तो सामाजिक राजनीति भी हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम में स्कैप होल्डिंग का क्या अर्थ है? हालांकि नहीं, आप जब सीटेट पढ़े होंगे तो उसमें ये आया होगा स्कैप होल्डिंग, ठीक है। स्कैप होल्डिंग मतलब क्या होता है? एक अस्थायी सहायक संरचना नहीं, कार्य से सभी कठिनाई को दूर करना नहीं, सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना नहीं, निर्देशित सहायता प्रदान करना जो विद्यार्थियों की पारंगतता बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब स्कैप होल्डिंग मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और धीरे धीरे जैसे वो पारंगत होते जाता है तो हम धीरे धीरे उसे कम करते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है कि वो बच्चा पूरा पारंगत हो जाता है और हम उसे हेल्प करना, स्कैप होल्डिंग करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में अधिगम के लिए मूल्यांकन के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो अधिगम में सहायता के लिए रियल टाइम फीडबैक, अगर रियल टाइम फीडबैक है, परीक्षा के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को रैंकिंग करना तो नहीं है, सत्र के अंत में अंतिम परीक्षा देना तो ये भी नहीं है, बिना स्पष्टीकरण के ग्रेड देना ये भी नहीं है। हालांकि ना मूल्यांकन के उपयोग
को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता। सर्वोत्तम रूप में अगर रियल टाइम फीडबैक, मतलब जब आपने एग्ज़ाम लिया उस समय आप उसको फीडबैक देखो कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, कौन सा बच्चा मतलब किसको क्या नहीं आता है उसे सिखाना क्या है, ठीक है। तो ये हमें अगर फीडबैक अगर हम देते तो अच्छा है। रैंकिंग हम कर देंगे तो हालांकि रैंकिंग से हमें ये लग जाएगा कि ये इंटेलिजेंट, लेकिन हमें उससे हम बच्चे को कुछ सिखा नहीं पाएंगे जो जिन बच्चे को नहीं आता है, ठीक है। और सत्र के अंत में अगर परीक्षा लेंगे तो वही वाली बात है, बच्चा फेल होगा या तो पास होगा, ठीक है। जो पास हो जाएगा पास हो जाएगा, जो फेल हो गया फेल हो गया। बिना स्पष्टीकरण के ग्रेड देना, बिना स्पष्टीकरण के तो हम ग्रेड दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगला देखते हैं, संस्कृतियों, समुदायों, समाजों और व्यक्तियों के बीच विकासात्मक परिवर्तन किस हद तक भिन्न है, डैश विकास का मुद्दा है। तो कौन सा संदर्भ विशिष्ट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम के लिए आकलन की प्रमुख विशेषता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर शिक्षण को समायोजन करने में सहायता करना। अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन देखना है। तो पहले तो बात तो यहाँ पर ये की जा रही है, अधिगम के लिए आकलन है तो शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर शिक्षण को समायोजन करने में सहायता करना। केवल सत्र के अंत में किया जाना, तो ऐसा सत्र के अंत में तो केवल नहीं करते, केवल ग्रेड केंद्रित, केवल, अब देखो केवल जब भी आ जाए तो गलत ही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसको तो आप आंख बंद करके भी लगा सकते हो, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता के प्रभाव को सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये अवसरों को सीमित करते हैं और पारंपरिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, इसको अगर हम कहते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ में अगर हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो करते हैं, तो ये अवसरों को सीमित कर देता है और पारंपरिक भूमिका को सुदृढ़ करता है। बात तो ये सही है हमारा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ये सभी लिंगों के समान भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। समान भागीदारी को तो है ही नहीं इसमें, जो हमारा जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। इनका विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रभाव तो पड़ता है। ये विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करते हैं। शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार कहाँ करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, वह ज्ञान जिसे किसी अनुभव से पहले या बिना किसी अनुभव के सत्य या असत्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है, डैश कहलाता है। पश्च ज्ञान, संरचनात्मक ज्ञान, पूर्व ज्ञान। मतलब वह ज्ञान जिसे किसी अनुभव से पहले बिना किसी अनुभव के सत्य या असत्य के रूप में सत्यापित किया जाता है। मतलब अगर हमें अनुभव नहीं है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसे हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, ठीक है। उससे पहले प्रियर नॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रक्रिया नाटक के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कक्षा में प्रक्रिया नाटक के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। प्रक्रिया नाटक ये क्या है। विद्यार्थी मूल्यांकन के लिए नाटकीय एकालाप याद करते हैं। विद्यार्थी लिखित नाटक का अभ्यास और प्रदर्शन करते हैं। विद्यार्थी किसी थीम को समझने के लिए अलिखित भूमिका निर्वहन में भाग लेते हैं। प्रक्रिया नाटक में यही होता है, मतलब ठीक है, विद्यार्थी किसी भी थीम को समझने के लिए अलिखित भूमिका निर्वहन में भाग लेते हैं, करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के थे, ठीक है, कंप्लीट हो गए। तो अगर आप टीचिंग मेथोडोलॉजी करके जाते हैं, अगर टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10 मार्क्स आप सही कर सकते हैं, ठीक है। 10 में 10 भी ला सकते हैं, नहीं तो 9 और 8 या पक्का आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मान लेते हैं पीजीटी का दे रहे हैं तो 20 है, तो 20 में से आप 17, 18, 19 ला ही सकते हैं, ठीक है। तो इतने तो सही हो ही जाएंगे। तो समझिए अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो पक्का ये 20 में मतलब अच्छे स्कोर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।